बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और पब्लिक मुझे कहती है सुहाव सिल। मेरे साथ ये स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह, तो उनको भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप खैरियत से होंगी और हमारे देखने वाले भी खैरियत से होंगे। ये हरमीत की जो ज़बरदस्त स्माइल आपने सुबह सुबह देखी है ना, स्माइल दरअसल इसलिए थी क्योंकि हम नॉर्मली ये मैचिंग करते हैं कि भी हमने आज ये ड्रेस पहनना है, आपको ये दस्तार मैच करनी पड़ेगी, लेकिन बाज़ औक़ात आप कहते हैं ना कि बगैर कहीं भी दिल मिल जाते हैं, दिल को दिल से राह होती है। आज वही वाला सीन हुआ है हमारे साथ भी, हमने बिल्कुल कोऑर्डिनेट नहीं किया था, बट ऑल दो हमारी मैचिंग हो गई है। तो इत्तेफाक जब ज़िंदगी में आपके साथ हो जाते हैं समटाइम, तो कुछ हसीन इत्तेफाक भी हो जाते हैं। अगर आज के दिन ऐसे कुछ आपके साथ होने जा रहा होगा या अगर हुआ है, तो उसको बड़े वार्म वेलकम करें, उसको बड़े फराख दिली के साथ एक्सेप्ट करें। ज़िंदगी के ये जो हसीन इत्तेफाक होते हैं, ये आपकी ज़िंदगी को मज़ीद हसीन और ख़ूबसूरत बना देते हैं। इसी थॉट के साथ आज के दिन का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। हरमीत, कभी आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने किसी इदारे से कोई इस्तीफ़ा दिया हो या इस्तीफ़ा लिखा हो, या मतलब आजकल तो मेरे वैसे तो इस्तीफा खैर मुझसे कई दफ़ा लिवाए गए हैं, चाहे वो जब मैं स्कूल में एक टीचर था तब भी कुछ टीचर्स के साथ जो है मेरे मामला ठीक नहीं थे, कुछ मामलात पे मेरी जो है कंसर्न थे, और फिर एक और जगह से भी मुझे इस्तीफा मुझसे लिया गया, मैंने नहीं दिया। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम इस बार देख रहे हैं कि लोग खुद के एक तरफ तो डिमांड हो रही है इस्तीफे की जो आप जिक्र कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ इस वक्त नज़र आ रही हैं कि लोग एक तरफ तो इस्तीफे दे रहे हैं, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब आपने हमें तो जितवाया, हम तो जीते ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी मुख्तलिफ आ रही हैं। ये बड़ा मज़े का मुख्तलिफ जो वीडियोज़ हमारे सामने आ रही है। लेकिन आपने इस्तीफे की बात की, तो इस वक्त जो आए थे किसी की सियासत ख़त्म करने, उनकी सियासत ही ख़त्म हो गई और पहले टेन्योर में ख़त्म हो गई। हरमीत, सबसे अहम बात ये है कि ज़्यादा दूर नहीं गए। पहला इंतखाब था जो कि हमने लड़ा, बींगा ऐसी सियासी पार्टी जिसने अभी इमर्जिंग सियासी पार्टी के तौर पर हमने देखा कि वो उभरे, किसी पार्टी से निकले और एक नई पार्टी बना ली। ना सिर्फ अगर पीटीआई की बात करें तो आईपीपी के साथ साथ पीटीआई, पार्लियामेंटेरियन और इस तरह की छोटी बड़ी बहुत सारी जमातें जो है वो पीटीआई से निकलकर बनी थी। लेकिन एक के बाद बैक टू बैक जो इस्तीफे आ रहे हैं, कल से ये जो हवा चल रही है उसको देखकर भी अब सियासत कौन सा रुख इख्तियार करती है, ये हवा कहाँ कुछ जाती है, ये भी देखना भी बाकी है। बट ऑल दो सीट्स की कैलकुलेशन जो है वो भी अभी जारी है। अगर हम देखें किसी का फैक्टर फिगर जो है वो बढ़ रहा है, किसी का फिगर कम हो रहा है, लेकिन ये जो इस्तीफों की बातचीत चल रही है इस पर हम बात कर लेते हैं। एनबीसी हमारे साथ मौजूद हैं, नासिर बेग चुगतई, आफ्टर सो मेनी लॉन्ग टाइम। तो आपको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वैसे तो काफी देर के बाद आप आए हैं, लेकिन टाइमिंग बड़ी सर टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है। वैसे मैं कल से ना अपने तमाम पॉलिटिशियन और जो भी हमारे गेस्ट होते हैं पॉलिटिकल सेगमेंट में, खासतौर पे एनालिस्ट, उनसे एक ही सवाल कर रही हूँ, और वो ये कि चूंकि आप अगर बीइंग अ सहाफ़ी बात करें, बीइंग अ जर्नलिस्ट, तो बीइंग एन एनालिस्ट तो आपकी बड़ी गहरी नजर होती है। रिव्यू करें जरा इस दफा 2024 के इंतखाबात को बिल्कुल शॉर्टेस्ट करके। तजज़ियाकार तो मैं नहीं हूँ, सच्ची बात ये उसके लिए बड़ा इल्म चाहिए होता है, उसके लिए बहुत सी डिग्री चाहिए होती हैं, उसके लिए आपको हार्वर्ड जाना होता है, ऑक्सफोर्ड जाना होता है। आप गवर्नमेंट स्कूल, बॉयज स्कूल से बन के आप तजज़ियाकार नहीं। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, आम सा जर्नलिस्ट, बहुत छोटा सा। नहीं सर, जो सोचता हूँ बताया, तो जो इल्म में आता है वो कहता हूँ। अब बात यह है कि 2024 के इंतखाबात मेरे नजदीक मुमकिन है बुरा मान जाए आप लोग, आइन से मावरा थे। ये इंतखाबात 6 महीने पहले हो जाने चाहिए थे, और मौजूदा हुकूमत भी आइन की लिमिट क्रॉस कर चुकी है। 90 डेज की लिमिट होती है आइन में। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब एक लेक्चर दे रहे थे, किसी को कह रहे थे तुम सहाफ़ी नहीं हो, किसी को कह रहे थे तुमको बोलना नहीं आता। कल वो ये बातें कर रहे थे। तो ये वो बातें होती हैं जो एक इमेच्योर मोटिवेटर की होती हैं, और वो एक से इमेच्योर मोटिवेटर नजर आया मुझे 2024 में, कि जो हमारा इंतखाबात करा गए, और उन इंतखाबात का नतीजा भी आपके सामने आ गया कि वो इमेच्योर रिजल्ट आ गए सब। तो अब मेरे नजदीक तो ये इंतखाबात, देखिए आपके प्रोग्राम में मैं इमरान खान साहब पर बहुत तनकीद कर चुका हूँ, ठीक सर, बहुत बुरी तरह।
जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। हरमीत तो मेरी बात भी होती थी, आपसे भी मेरी बात होती थी, और मैं कोई बात मानता नहीं था उनकी। उनकी हर पॉलिसी गलत थी, उनका हर बयान गलत था। अच्छा, उनका हर इंतशारी जो रवैया था वो गलत था। वो किसी पे पार नहीं करते थे, वो किसी से ताकरात नहीं करते थे, वो पार्लियामेंट में नहीं बैठते थे, वो पार्लियामेंट तोड़ दिया करते थे। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो और ज्यादा अफसोसनाक हुआ, और इन इंतखाबात में जो हुआ वो तो खासा क्रिटिकल है। नासिर साहब, एक और चीज जो आप फरमा रहे हैं, जो कुछ हुआ और बहुत बुरा हुआ और हो रहा है, आपसे जानना चाहेंगे, एक पहला इलेक्शन है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जिनको जितवाया गया वो कहते हैं भाई साहब हम हार चुके हैं, हम नहीं जीते हैं। एक तो ये चीज आ रही है, दूसरी जानिब जो इस्तीफे लेने आए थे इमरान खान के हवाले से वो खुद इस्तीफा दे गए हैं। लेकिन सर, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से जो खबरें चल रही हैं वो भी कुछ कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म बनेंगे। नून लीग के अंदर से तो ये खबर आ रही है, लेकिन कुछ और ऐसे जो है फैसल वाडा जैसे लोग जिनके पास बड़ी ऑथेंटिक खबरें होती है। अब साफियों को लोग कम सुनते हैं, फैसल वाडा को बहुत लोग सुनते हैं। तो वहां से मामला ये आते हैं कि शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होगा। सर, पहला पॉइंट आपका कि कुछ लोग उसूली बुनियाद पर, क्या तो मुंतखब भी नहीं हुए, सीट छोड़ रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मैंने पूरी हिस्ट्री पढ़ी है। मैंने तारीख़ पाकिस्तान एक दूसरे जाविये से पढ़ी है जो लिखा हुआ नहीं है, और वो जाविया ये है कि जब मशरक़ी पाकिस्तान फॉल हुआ, जब मशरक़ी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन हुआ और वहाँ पर बाई इलेक्शंस कराए गए, तो यही लोग थे जो सीटें भरने के लिए आ गए थे कि लाओ हमको सीट दो, लाओ हमको हमारा हिस्सा दो। तो किस मुंह से बातें करते हैं ये लोग? ये इनकी एक सीट थी और वो भी बड़ी मुश्किल से मिली थी, उनको वापस करना पड़ी, वो ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि फैसल वाडा को छोड़ दें, बहुत सिंपल सी कहानी है, तो आपको सुनानी है कि जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब जिस इरादे से आए थे वो बड़ा पक्का पुख्ता बाशऊर इरादा था कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी मिल जाएगी। हाई कमिश्नर साहब छोड़ने गए थे एयरपोर्ट पर, वहाँ ब्रीफिंग भी उनको दी गई थी, और ये था होने वाले वजीर आजम। फिर आप वो इश्तहार देखें जो इंतखाब से एक रोज पहले पूरे सफ़े पे छपा था। उस वक्त तक देखें सियासतदान कितना बेखबर होता है, कितना बेखबर होता है। उस दिन तक उनको पता नहीं था कि सूरत हाल क्या है। एक ऐसा आदमी जिसने सिंध में कदम नहीं रखा, जो केपी में एक बार गया, जो बलूचिस्तान सुबह एक बार जाके वापस आ गया, जिसने कंपेन नहीं चलाई, जिसने कोई ऐसी बिलावल भुट्टो की कंपेन नंबर 1 की कंपेन, नो डाउट मैंने हिसाब लगाया था, उसने 46 जलसे किए और थ्रू आउट पाकिस्तान किए। सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन आप एक बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनका होमवर्क बड़ा अच्छा था, लेकिन अभी करंट सिचुएशन जरा इसको भी एड्रेस कीजिएगा। 2-3 है सवाल, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जरा उसको कंसाइज करूंगी। अगर बात करें इस वक्त पीपी की और नून लीग की मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो सामने आ रही है, पहले तो इस्तीफे आ रहे हैं, उसकी आवाज़ चल रही है। दूसरा ये कि 50-50 वाली गवर्नमेंट, ये वाला तो सीन हमने पहले कभी देखा नहीं। खैर, इस पर भी कॉमेंट कीजिएगा। और दूसरा ये भी बताइएगा कि जो अंदरूनी मामलात हैं इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बहुत सारे हल्के के लोग जो हैं, उम्मीदवार जो हैं, दे आर नॉट इन अ फेवर ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, तो वहां से भी एक हवा आ रही है। तो किस तरह से बिल्ड होगी जो हुकूमत हम सोच रहे हैं? पहले बात पूरी कर लूं मैं नवाज शरीफ साहब की, कर्ज रह जाएगा। तो वो आए थे 2/3 मेजॉरिटी के लिए, फिर वो सादा मेजॉरिटी पर आ गए कि सादा मेजॉरिटी मिलेगी तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। अब ना सादा मेजॉरिटी है, ना वो मीठी मेजॉरिटी है, ना वो बिल्कुल ठीक है कत्ते चूने वाला कुछ है। अब तो ये है कि फलां से सीटें ले लो और उसको कोलिशन में ले आओ, तो भाई उसको भी कुछ दे दो, नंबर पूरे कर लो बस। तो वो ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते कि जो कैबिनेट उनसे बहस करे, जिस कैबिनेट में बहस हो, वो ऐसे बनना चाहते, वो सुनना चाहते हैं। अब वो ज्यादा ताल्लुक फार्मूलों की है। ये फार्मूला मुस्लिम लीग नून ने ही आजमाया था बलूचिस्तान में। जाम कमाल अब्दुल मालिक साहब वजीर आज़म होते थे आधे मुद्दत के लिए, और ये अजीबोगरीब फार्मूला है। वाई क्यों? अब देखिए, कोलिशन कायम कर रहे हैं। कोलिशन इंडिया में बनी और एक नहीं बनी, हमसे बुरा हाल था इंडिया का, हमसे बुरा हाल था। 2 साल में इंतखाबात, 3 साल में इंतखाबात। लास्ट मेरे ख्याल है देवगौड़ा साहब थे, जो शायद 9-10 महीने प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद उनकी स्टेबिलिटी आई, तो इस प्रोसेस को चलने दें।
ये प्रोसेस अगर नासिर 2 भाई साल साहब, एक और चीज, इस वक्त जो चीजें आ रही हैं, जो सोहा ने सवाल किया, मेरे 2 सवाल हैं, उनका जवाब मैं चाहता हूं कि आप दें। पीपल्स पार्टी की जानिब से जो डिमांड आ रही है, जो हमारे सामने खबरें हैं, उसके मुताबिक ये है कि एक तो हमें भाई प्रेसिडेंट हाउस जो सदर होगा वो हमारा होगा, पंजाब की सीएमशिप हमारी होगी, सेनेट का चेयरमैन हमारा होगा। ये डिमांड एक तरफ पीपल्स पार्टी की जानिब से रखी जा रही है। क्या आपको लगता है ये पूरी होंगी? और दूसरी जानिब जिस तरह बड़े बड़े बुर्ज उलट के फिर हमने ये देखा कि जीडीए की बात की जाए या परवेज खटक की बात की जाए, जहांगीर तरीन साहब कहा करते थे कि मेरे एटीएम से ही खान चलते थे, आज वो एटीएम जहांगीर तरीन के भी कोई काम ना आया। तो आपको क्या लगता है कि अब लोग जो हैं बल्ले की तरफ, बल्ला जो छीना गया है तो झुकाव उसी तरफ ही है? नहीं, देखिए तो अल्टीमेट है ना कि जो मजलूम कार्ड होता है वही वैलिड होता है, वही एटीएम बनता है, वही आपका डेबिट कार्ड बनता है, वही वोट कार्ड बनता है। सही। हमेशा हमारी तारीख में मजलूम कार्ड चला है। देखिए एक सिंपल सी बात है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दादा की पोती का मजलूम कार्ड भी ना चला। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपने फांसी दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र ने 4 इंतखाबात लिए, 4 इंतखाबात, और वो अभी भी ले रही है, जो भी इनकी तमाम तर गलतियों के बावजूद। ये मजलूम कार्ड इसलिए चला कि आपने गलती की। अगर आप अदम इत्मीनान लेके नहीं आते तो ये मजलूम कार्ड खत्म हो चुका था, ये कार्ड ही खत्म हो गया था। आपने उस कार्ड को रिवाइव किया है, तो पॉलिटिकल ब्लंडर किए इन्होंने। अब अगर ये सूरत हाल ही बन रही है कि शहबाज शरीफ पर पीपल्स पार्टी तैयार हो जाएगी, मेरा अपना अंदाजा है कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो जाए, इस तरह बिलावल की वो बात पूरी हो जाएगी कि 4थी बार वज़ीर आज़म आप नहीं बन सकते। शायद याद हो ये बात आपको, कितनी बार कहा है नवाज शरीफ को बिलावल ने कि आप 4थी बार प्राइम मिनिस्टर कैसे बन जाएंगे, मैं देखता हूँ। तो शायद वो मसला है। और बाकी जो आपने कहा ना अमित कि चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, अच्छा सूबा बलूचिस्तान का तो चीफ मिनिस्टर तकरीबन नॉमिनेट हो गया है, सरफराज भुट्टो साहब, तकरीबन हो गया है। कल उसने कहा भी शरी मजारी ने कि हम नासिर भाई साहब, एक चीज लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे। आपको याद होगा वली खान जब आप अपना आखिरी इलेक्शन हार गए थे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्होंने सियासत छोड़ दी थी। मौलाना सरंजाम थे, आई थिंक उनसे ही हार गए थे। क्या आपको नहीं लगता कि जो NA-130 का रिजल्ट आया वो सबके सामने, बच्चा बच्चा कह रहा है कि वहां से मियां साहब जो है वो खत्म हो गए, हार गए हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल में कि अगर ग्रेस रखना चाहते हैं अपनी जिंदगी, अपनी पॉलिटिक्स को, तो नवाज शरीफ साहब को भी वली खान जैसा फैसला नहीं करना चाहिए? एक अच्छा जेस्चर होता है ये कि जब आप हार जाते हैं तो आप इस्तीफा देते हैं। और ये आपने परवेज खट्टक की मुझसे बात की थी, उसी हवाले से याद आ गया मुझको। और जहांगीर तरीन की, उनके साथ तो बड़ा बुरा हो गया भाई, उनके साथ तो बहुत ही बुरा हो गया। वो फैज का बड़ा मशहूर दो शेर है, हम तो मजबूर वफाएं मगर है जाने जहां, अपने उस शाख से ऐसे भी कोई करता है तो शिकवा तो वो कर रहे हैं। तो वाकई सही है, अगर पार्टी लीडर हारता है तो उसको रिजाइन करना चाहिए। लेट्स सी कि वो कहाँ तक आ रहे हैं, किस तरह आ रहे हैं, अभी उस पर जाएंगे। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो बता देती हैं कि हवा किधर जा रही है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। यहाँ भी मेरा अपना ख्याल है बहुत से ऐसे मसाइल हैं जहाँ बहुत से लोग जीते हैं जो हार गए। अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, दौलत मुश्तरका, सबके आ चुके हैं, सब ने इतराज किया है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हमने तो खाली फोन बंद किया था। वो भाईजान फोन बंद करने से तो पूरा मसला हो गया, हल हो गया सर, हल हो गया, खत्म, आपने हल कर दिया मसला। और ये बैठ के बातें नहीं करनी चाहिए गैर मुल्की सहाफियों के सामने। वो हंसते हैं। मेरे दोस्तों ने मुझे फोन किया, इज योर प्राइम मिनिस्टर, मैं कहते केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, नॉट प्राइम मिनिस्टर। तो वो बात नहीं बनती। और बहरहाल एनीवे, पाकिस्तान में जमहूरियत को आगे चलना चाहिए, कोलिशन हो, फंडामेंटल राइट्स को बहाल होना चाहिए। अगले इंतखाबात जब भी हों, 2 साल 3 साल बाद, मैं आपको टाइम नहीं दे रहा कोई, मुमकिन 1 साल बाद, मुमकिन 1 साल बाद। टाइम कभी ना चीजें सच्ची हो जाती है, और आपकी कई बात अगर सच्ची हो गई तो फिर मसाइल हो जाएंगे। खैर NBC, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छी आपसे डिस्कशन रही। ऑल्दो जमहूरियत को पाकिस्तान में आ चाहिए और उसके लिए मुल्क के मफाद के लिए सबको मिलकर बैठना होगा, तभी मुल्क के मसाइल हल होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हरमीत, बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल बहुत अहम है, लेकिन वो अपने शराइत के साथ इस वक्त मैदान में है। कुछ शर्तें जो हैं वो आसिफ अली जरदारी की जानिब से रखी जा रही हैं, ऑल दो के मीटिंग्स भी हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ हलकों से ये आवाज़ें आ रही हैं कि अगर सूबाई हुकूमतों की बात की जाए तो कोलिशन गवर्नमेंट जो है उसके लिए दे आर नॉट इन अ फेवर ऑफ। खैर, इन सारी बातों का जवाब लेने की हम कोशिश करेंगे। बैरिस्टर आमिर हसन हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हम उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, कहिएगा कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है मुलाकातें भी हो रही हैं, अंदरूनी कुछ कहानियां भी सामने आ रही है, 50-50% की जो गवर्नमेंट है उसको, उस ऑप्शन को भी कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन एक आवाज़ जो है वो आपके हलकों से, उम्मीदवारों से ये भी आ रही है कि मिल के नून लीग के साथ हुकूमत बनाने में दे आर नॉट इन अ फेवर ऑफ दिस ऑप्शन। सो आप क्या समझते हैं कि आखिरकार हुकूमत बनाने के लिए क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों की? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल से जितना स्प्लिट मैंडेट आया है, किसी भी सियासी जमात को वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं हुई है। बिल्कुल ठीक। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीसरे नंबर पे है। हम तो मानते हैं कि पीटीआई है सबसे पहले, फिर पीएमएलएन है और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है। हमारा एक्सपीरियंस कोई पीएमएलएन के साथ इतना अच्छा नहीं रहा कि हम उनके साथ हुकूमत बनाएं, तो इसीलिए पीपल्स पार्टी खामोश रही है। लेकिन क्योंकि पीटीआई ने किसी भी सियासी जमात के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ तो राब्ता नहीं किया, तो पीपल्स पार्टी किसी के पास चल के खुद नहीं जाएगी। अब हमारे पास पीएमएलएन का डेलीगेशन आया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में। उसके बाद हमने अपनी सीईसी की मीटिंग बुलाई, जो अभी भी आज भी जारी है। तो हम लोग उस पर फैसला करेंगे। एक चीज है, हमारी जाती जो बात है, पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि वो अलायंस में जाए, लेकिन अगर अवाम ने ऐसा मैंडेट दिया है तो वो अवाम ये चाहती है कि जो भी गवर्नमेंट बने वो अलायंस में बने। यानी अवाम कौमी हुकूमत चाहती है या इत्तेहाद की हुकूमत चाहती है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम ये खुद सोचें कि पीपल्स पार्टी की सियासत को देखें तो हम लोग अपोजिशन में बैठ जाएं। अगर हम लोग अपोजिशन में बैठते हैं तो फिर भी कोई हुकूमत नहीं बनती है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है। बैरिस्टर आमिर, अगर हम देखें, आप के चेयरमैन जो हैं बिलावल भुट्टो साहब ने जो तनकीद की 1 महीना कबल, जिस तरह उन्होंने शुरुआत की और खासकर नून लीग को उन्होंने टारगेट किया, नून लीग के अंदर नाराजगियां भी बहुत ज्यादा हैं, तो क्या जरदारी साहब जो खबरें हमारे पास आ रही हैं, जो मुख्तलिफ जराए से खबरें आ रही हैं, क्या नून लीग इस बात पे कायल आप लोग कर पाएंगे कि जो जिस तरीके से आप लोगों ने उनके सामने कुछ शराइत रखी हैं, खासकर वज़ीर आज़म के हवाले से भी, जिस पर नून लीग इनकारी है बिलावल को मानने से, तो उस पर भी क्या बात हो रही है? और क्या तहरीक इंसाफ के साथ भी कोई राब्ते आप लोग समझते हैं कि उनसे भी राब्ता कर लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी तो वो सामने आ चुकी है? देखिए, हमने तो राब्ता, मैंने आपको बताया, ना राब्ता हमने पीएमएलएन से किया है, ना राब्ता हम पीटीआई से करेंगे। हमें कोई जरूरत नहीं, ना ही हमने कोई विक्ट्री स्पीच कर दी है, ना ही हमने ये कहा है कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कि जो जमातें जो अक्सरियत का दावा कर रही हैं उनके पास क्या है और वो हमारे पास क्या बात लेके आती है। जहाँ तक ये बातें हैं कि हमें ओहदों की बड़ी जरूरत है और हम फलां डिमांड, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख गवाह है, अभी पिछले 16 महीने गुजरे हैं हुकूमत के साथ। हमने कौन से किसी बड़ी वजारत के लिए हमने नहीं कहा, जो वजारत थी वो काम करने की, डिलीवर की हालांकि डिलीवर करने की थी। हालांकि हम लोग तो हमारे बगैर, आपके पास बड़ी बड़ी वजारतें थी, हेल्थ आपके पास था, वजीर खारजा आपका था, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास नहीं थी वजारतें? बहुत सी बड़ी वजारतें। दो ही आपने मेंशन किए हैं, दोनों की बात बता देता हूँ। फेडरल मिनिस्ट्री जो हेल्थ की है वो तो बिल्कुल किसी भी काम की नहीं है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, तो पीपल्स पार्टी को डिवॉल्व करके नीचे लेके आएगी। जहां तक खारजा की बात है तो फॉरेन अफेयर्स में पीएमएलएन के पास तो कोई फॉरेन मिनिस्टर रहा ही नहीं है कॉम्पिटेंट। और फिर जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो की परफॉर्मेंस है वो तो सबने माननी है। तो मेरे ख्याल से वो कोई वजारत देने से ज्यादा मुल्क को डिलीवर करने की बात थी। अब आते हैं, हम आज भी ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम आए, और सियासी इस्तेकाम आएगा तो उससे मुआशी इस्तेकाम आएगा। अब हम लोग तमाम सियासी जमातों से डायलॉग करना चाहते हैं कि हम लोग मुश्तरका नुकात के ऊपर, जिसके में अवाम के हकूक हो, अवाम तंग आए बैठे हैं, मुआशी सूरत बदतरीन है, बदतरीन महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, तो इसके लिए सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई अपनी इगोज रखेगा तो वो बड़ी खतरनाक बात है। और एक फिक्रा मैं कहना चाहता हूँ कि जो सियासी जमात इस वक्त
मुल्क में इत्तेहाद की तरफ नहीं जाएगी और ऐसी कोई गेम करेगी जिससे फसाद हो, ये जमहूरियत डीरेल हो। सर वो आप फिर इत्तेहाद की बात ऐसी- करते हैं तो नून लीग तो पहले से इनकारी है। अगर आप नून लीग के साथ, क्योंकि आप लोगों की तो मुलाकातें होती रही हैं, बहुत सारी चीजें जो खबरें हमारे पास तो आ रही हैं, लेकिन जो तहरीक इंसाफ का मामला है उस पर तो नून लीग बिल्कुल वहां पे ही खड़ी है जहां पे वो पहले से मौजूद थी। तो अगर एक तरफ तो आप दोनों का इत्तेहाद हो रहे, जो आप कह रहे कि दूसरी पार्टी अगर इत्तेहाद में नहीं आती तो मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा, तो आप लोग क्या नून लीग को कायल कर पाओगे और क्या तहरीक इंसाफ भी बैठने को तैयार होगी? देखिए, तहरीके इंसाफ ने फैसला अपना करना है। जब उनकी गवर्नमेंट बनी थी 2018 में, चेयरमैन साहब ने उस वक्त भी कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। लेकिन इमरान खान का कदम बढ़ता है इंतकाम के लिए, इमरान खान का कदम बढ़ता है गिरफ्तारियों के लिए। अगर अब कोई नफरत, तकसीम और इंतकाम की सियासत करना चाहता है और उसकी घुट्टी और सरिश्त में ये है, तो हम किसी को कैसे बदल सकते हैं? हम दावत तो दे सकते हैं, जबरदस्ती तो जबर तो नहीं कर सकते। तो अगर आज कोई इन हालात के अंदर अवाम के मसाइल को छोड़ के अपनी ईगो में रहेगा, तो फिर मेरे ख्याल से वो एंटी डेमोक्रेटिक भी होगा। सर 16 महीनों में आप वो- लोगों ने भी तो किसी को बख्शा नहीं था। जब आप लोगों की गवर्नमेंट थी, आप लोगों ने बड़ी गिरफ्तारियां की थी। जब लोग आते थे यहाँ पे डंडे मार के भगाया जाता था उनको, आपकी गवर्नमेंट में। देखिए, अगर कोई इस्लामाबाद को आग लगाने आएगा तो क्या उसको सर बिलावल भुट्टो साहब जब आए थे, हमने क्या किया था? कोई आग लगाई थी? पीपल्स पार्टी में बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है लॉन्ग मार्च मुझे। किया था, क्या कोई आग लगाई थी? बिल्कुल, किया था? बिल्कुल उन्होंने तो याद है, सर। इस्लामाबाद जलाया था, उन्होंने तो सारा इस्लामाबाद जलाया था। अब आप बताएं कि अगर कोई कानून को हाथ में ले तो क्या किया था? गिरफ्तारियां कौन सी की थी? सर मैं बड़े समझता बड़े हूं कि शराय उसको बंद कर मुश्किल दी थी था। आप लोगों ने। मेरी बात सुनिए ना, उस वक्त इतनी मुश्किल सूरत हाल थी कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी की बात की जा रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालिफत की है। देखिए, हम आज भी कहते हैं, आज तो सबके लिए, हम आपके मीडिया के थ्रू बात कर रहे हैं ना, बंद कमरे में तो नहीं कर रहे। जी, जी। सारी सियासी जमातों को बैठना पड़ेगा। अगर कोई सियासी जमात आके ये कहे कि सारे चोर हैं, सारे डाकू हैं, गद्दार हैं, मुल्क फरोश हैं, काफिर हैं, तो बताइए किस तरह काम चलेगा? अच्छा सर, ठीक है, हम चलिए लोग, सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि मुल्क की मुफाद के लिए सबको मिलकर बैठना होगा, तभी मुल्क आगे बढ़ेगा, जमहूरियत आगे बढ़ेगी। सर ये बताएं कि जब हम न्यूट्रल होने की बात करते हैं, बीइंग अ सीनियर पॉलिटिशियन, आप मुझे बताएं कि जब पीटीआई के साथ ये सारी चीजें हो रही थी, अब देखिए जो अवामी मैंडेट सामने आया, हम नून लीग को अगर एक्सक्लूड कर दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर एक्सक्लूड कर दें फॉर द टाइम बीइंग, जो अवामी मैंडेट सामने आया है आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर, उनको एक ऑफर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कराई गई, जबकि हमने उनको बहुत लताड़ा इस हवाले से कि भी आप लोगों ने क्या क्या किया, आप लोगों की पॉलिसी नहीं थी, इमरान खान ने जो कुछ भी किया। इन तमाम चीज़ों के बावजूद अब आप क्या समझते हैं कि जो ऑफर्स कराई जा रही हैं, आपने कहा राब्ता मुहिम का हिस्सा नहीं है आप लोग, लेकिन जो कहा जा रहा है कि अगर आपने हुकूमत बनानी है नून लीग के साथ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। तो सर ये आवाज़ जमहूरियत की पीपल्स पार्टी को उस वक्त भी उठानी चाहिए थी, जब एक जमात को दीवार के साथ लगा दिया गया था और कोई पूछ ही नहीं रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम निकली है, अवाम मैंडेट सामने लेकर आई है। देखिए, किसी दीवार के साथ, एक मेरी बात सुने कि क्या कुछ नहीं हो गया? क्या इस मुल्क के अंदर कभी 9 मई का वाकया हुआ है? इस मुल्क के अंदर किसी ने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, मेरी बात अब सुन रहे हैं, सर सुन रहे, 8 फरवरी की तरफ बात करें, 9 मई के साथ साथ 8 फरवरी की बात भी कीजिएगा। मैं 8 फरवरी की तो कर रहा हूँ ना। अब 8 फरवरी में क्या उन्हें कोई क्लियर मैंडेट मिल गया है? उन्हें यही मैंडेट मिला है ना कि किसी एक सियासी जमात के साथ बात करें और इत्तेहादी हुकूमत बनाए। अब अगर कोई नहीं बनाएगा तो क्या जमहूरियत के दरवाजे और आइन के दरवाजे बंद हो जाते हैं? इक़्तिदार उसके अलावा किसी को नहीं जाएगा। अक्सरियत का इक़्तिदार अगर वो सबसे बड़ी पार्टी है तो अक्सरियती जमात तो नहीं है ना। अब कोई भी जमातें जो अक्सरियती वोट इकट्ठे हो जाएं तो वो हुकूमत बनाएंगे, इसी को जमहूरियत कहते हैं। अब अगर एक शख्स कहे कि मैंने किसी को नहीं मानना, तुम लोग चोर हो, डाकू हो, लेकिन तुम्हारी जमातें तोड़ के जो सारे अरकान ले जाऊंगा वो मेरे पास आके ईमानदार हो जाएंगे, जब तुम्हारे पास होते हैं तो करप्ट होते हैं। एक शख्स अपनी ईगो के हिसार के अंदर इतना बंद है कि वो मुल्क को डिफॉल्ट करवाना चाहता है, मुल्क के इख्तियारों के ऊपर हमला आवर होता है, मुल्क के इदारों को मीर जाफर मीर सादिक कहता है। अगर अब इतनी मोहब्बत उसके लिए सर, ये सारी बातें अवाम को नहीं पता सर, अवाम क्यों सपोर्ट करती है, फिर अवाम क्यों, फैंस होने के अलावा, मैं फैन फॉलोइंग के अलावा बात कर रही हूँ, मैंने ऐसे लोगों को इस दफा वोट कास्ट करते हुए देखा है जिन्होंने पहली दफा जिंदगी में वोट कास्ट किया, अपनी पूरी जिंदगी गुजार के, बट दे आर एक्साइटेड अबाउट टू वोट, उनके हमने वोट कास्ट करना है। जी, तारीख में तो अवाम हिटलर को भी सपोर्ट करती रही है और पाकिस्तान में अवाम अल्ताफ हुसैन को भी बड़ा सपोर्ट करती रही है, और आज कोई नाम लेने को तैयार नहीं, ना तारीख में हिटलर का और ना पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन का।
तो ये कोई बात नहीं है कि उसे फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई पाइड पाइपर आपको लेके जा रहा है दरिया बुर्ज करने के लिए, तो आपको बहुत से अगर कोई नौजवान उस तरफ लगे हैं तो अल्लाह उन्हें हिदायत ही दे सकता है, हम क्या कह सकते हैं। देखिए किसने, अगर इसमें कोई गलत बात है तो बताइए, क्या हमारे साथ, हमने तो उसे नहीं जेल में डाला, उसने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया, क्या जुबान इस्तेमाल नहीं की, कितनी जो बात आप कर रहे हैं एक तरफ चलो मान लेते हैं, अभी रिसेंटली जो बिलावल भुट्टो साहब ने जो खिताबात किए, जो उन्होंने करप्ट कहा, जो ने सारा सिस्टम जो तबाह हुआ है 16 महीनों में, जिम्मेदार नून लीग पर डाली, उसके बावजूद आप लोग उसके लिए बैठने को तैयार हैं, तो वाई नॉट खान? मैं वही बात कर रहा हूं आपसे कि अगर उससे बात हो सकती तो उससे क्यों नहीं हो सकती है। लेकिन इसी के साथ आपने जो बात की कि सर नौजवान, तो बिलावल भुट्टो भी एक नौजवान है, नौजवानों को वो कायल कर सकते थे, क्या वजह है कि उनसे वो उसी तरह कायल नहीं हो पाए? देखिए एक तो जिस तरह कायल किया गया है हमारा शायद वो तरीकाकार नहीं है, लेकिन हो जाएंगे, वक्त के साथ ठहराव भी आता है जिंदगी में और इंसान समझता भी है। दूसरी बात यह है कि जो आप मुझे जोर लगा रहे हैं मुझे कि हम इत्तेहाद करें पीटीआई के साथ, ये आप थोड़ा सा जोर जरा पीटीआई की तरफ लगाएं और उन्हें समझाएं। उनसे भी सवाल करते हैं सर, उनसे भी सवाल नहीं, करते हैं। आप करें ना, मैं तो आपको कह रहा हूँ हमारे दरवाजे बंद नहीं है भाई, हमारे दरवाजे बंद नहीं है। ठीक है आमिर साहब, थैंक यू सो मच, यू गाइस आर ओपन। आप कह रहे हैं हमारे दरवाजे तमाम तर सियासी पार्टीज के लिए खुले हैं, आए और हमसे बात कीजिए ताकि आखिरकार जिसका हम इंतजार कर रहे हैं नई हुकूमत जो है वो बन जाए इन सब के बैठने से। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हरमीत, आपको याद होगा हमेशा हमने जब इस करियर का आगाज़ किया और ट्रेनिंग का टाइम था तो हमें हमेशा कहा जाता था कि अगर आपने सुनना है तो ज़िया मुहियुद्दीन को सुने, और अगर आप एक अच्छे एंकर बनना चाहते हैं, अच्छे सहाफ़ी बनना चाहते हैं, अच्छे जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, तो ना सिर्फ आपने उनको सुनना है बल्कि उनको फॉलो भी करना है। तो आज का अगर हम बात करें आज के दिन की, तो यकीनी तौर पर एक ज़बरदस्त ज़िंदगी पाई, एक लंबी उम्र पाई। 92 साल की उम्र में वो खालिक हकीकी से जा मिले और आज 1 साल हो गया है इस बात को। चूँकि 1 साल का बिल्कुल आप सोचें कि अभी हम कल इस चीज़ को डिस्कस कर रहे थे, कल इस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, पूरा 1 साल जो है वो गुजर गया है और आज जो है उनका यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। बात आपकी दुरुस्त है सुहा, अगर हम बात करें साल जिस तेज़ी से ये साल जिस तेज़ी से गुजर रहे हैं और हमने वो दिन भी मुझे याद है जब वो दुनिया से रुखसत हुए थे और वो सेगमेंट भी मुझे याद है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि बहुत सारे नौजवान जब भी आते हैं, अब भी आते हैं, अभी अगर मुझसे भी कोई पूछता है तो मैं कहता हूं कि आप ज़िया मुहियुद्दीन साहब को सुने, क्योंकि अगर बात की जाए उर्दू के हवाले से, लबो लहजे के हवाले से, जिस तरीके से उनकी जो अदायगी थी और जिस तरीके से हर लफ्ज़ को बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो अदा किया करते थे, मेरे ख्याल में बहुत कम ऐसे लोग, तारिक अजीज साहब को मैंने काफ़ी सुना है। तो ज़िया मुहियुद्दीन साहब के हवाले से सिर्फ उर्दू नहीं बल्कि अंग्रेज़ी के हवाले से जब भी आप उनको सुने, और चाहे वो उन्होंने जो कुछ लिखा है, फिर फिल्मों में उनकी जो एक्टिंग थी वो भी कमाल की थी। तो कोई ऐसा शोबा नहीं था, यानी हर फन मौला एक ऐसी शख्सियत जो हर फन मौला हो और जिस पर अगर आप कोई कैरेक्टर कर रहे हैं, उस कैरेक्टर में आप ऐसे लीन हो जाएं कि उस कैरेक्टर को याद रखा जाए, तो मेरे ख्याल में फिर वहां से निकल कर एक और किरदार में जब आप जाते हैं उस किरदार को भी लोग जो है याद रखते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो सलाहियत है वो खुदादाद सलाहियत है। और जिस तरीके से उनको हमने देखा है, बहुत सारे यानी उम्र के आखिरी हिस्से में भी वो बच्चों को बिठाते थे, उनको सिखाते थे, और मेरे ख्याल में जो ट्रेनिंग का सिलसिला था वो काफ़ी अरसे से चला आ रहा था और उसमें नौजवान बड़ी तादाद में शिरकत भी किया करते थे। तो आपकी बात दुरुस्त है कि पूरी की पूरी एक इंस्टीट्यूशन थी और लोगों ने उससे बहुत कुछ सीखा, बल्कि हमने बहुत कुछ सीखा। और आज भी अगर हम देखें, जब भी कोई शेर या कोई ऐसी शायरी या कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, मज़ाहिया चीज़ें भी हमारे सामने आती हैं, तो उनके लहजे में जब उन्होंने अदा की हैं तो उसका एक अलग मज़ा आता है, सुनने को भी आता है और आप सोचते हैं कि हाँ ये बोलते जाएं और मैं इनको सुनती जाऊँ। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात कर रहे हैं तमाम तर उन शख्सियात की जिनको आज हम याद कर रहे हैं, और जब हम शेर व शायरी की बात करते हैं, सहाफ़त की बात करते हैं, तो एक और शख्सियत को आज हम याद करेंगे, फैज़ अहमद फैज़ जो है, उनको आज 113वां उनका यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। एक अजीम शायर, अदीब,
सहाफ़त की अगर बात की जाए तो वो सहाफ़त को जिस मयार पे लेके गए, जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किया, यकीनी तौर पर आज तमाम लोग ना सिर्फ उनसे इंस्पायर होते हैं इस हवाले से, बल्कि उनसे सीखने के लिए हमें बहुत कुछ मिल सकता है। ना सिर्फ पंजाबी, उर्दू, बल्कि फ़ारसी और अरबी ज़ुबान पर भी उनको एक अबूर हासिल था। और फिर ये वो सहाफ़ी जिन्होंने जेल भी काटी। अगर हम रावलपिंडी केस की बात करें तो उसमें मुआवनत के केस में इन्होंने जेल काटी, और उस जेल के दौरान जब ये रहे तो वहाँ उस दौरान जो लिखा वो भी अमर रहा, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया। जब बाहर आए, बाहर आने के बाद जो है उन्होंने जिस तरह से, जिस नज़रिए से इस दुनिया को देखा, वो नज़रिया आम लोगों तक पहुंचाने की ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आप एक ऐसे दौर में जब आप रहे हो, उस दौर में मुश्किलात ही मुश्किलात हो, और वहां बोलने पर कदगने हो, लिखने पर पाबंदियां हो, और आपको धमकियां भी दी जाए, डराया भी जाए, और आपको कहा जाए कि आपको पाबंद सलासल किया जाएगा, आपको दीवार से लगा दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी फिर आप डटे रहे, आपके हाथ में हथकड़ियां हो, आप पर बेपनाह गद्दारी के केस बने हो, लेकिन फिर भी फैज अहमद फैज जो हैं वो लिखते रहे उस साम्राज्य के खिलाफ। उस वक्त की जो सूरत हाल थी, यानी आसपास जो काले स्याह बादल मंडरा रहे थे, उसके खिलाफ वो लिखते रहे और नौजवान उनको पढ़ते रहे, और यही वजह थी कि नौजवान मोटिवेट होते गए। हर दौर बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है कि हमारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है इसमें कोई ऐसा दौर होता है जो अच्छा दौर, बहुत कम ऐसे अदवार आते हैं जो आप कह सकते हैं कि अच्छे, लेकिन कदगनों का, पाबंदियों का जो दौर होता है, इसमें लिखना, बोलना, ये और फिर यही वजह होती है कि आप अमर हो जाते हैं अपने उस किरदार की वजह से, और वो किरदार जो आपने उस वक्त निभाया होता है, और उस वक्त जो कहीं ना कहीं बोलना, लिखना, सारी चीजें, यानी कोई बात करना भी बड़ा मुश्किल होता है, और आप डटे रहते हैं अपने उस ख्यालात पर, आप अपने उस नजरियात पर डटे रहते हैं। तो मेरे ख्याल में यही वजह होती है कि आज फैज अहमद फैज को अगर हम देखें तो पूरी दुनिया इसलिए याद करती है, चाहे वो रशिया का सबसे बड़ा अवार्ड हो या हिंदुस्तान के बड़े जितने बड़े अवार्ड हैं वो उनको इसीलिए दिए गए कि वो खड़े रहे, डटे रहे, और अपनी नजरियात पर कायल रहे, और लोगों को कायल करते रहे, और लोग बड़ी तादाद में हरमीत कायल होते भी रहे। दोनों अजीम शख्सियात का चूँकि हम जिक्र कर रहे हैं, तस्करा कर रहे हैं, तो एक बड़ा खूबसूरत सा इम्तजाज हमारे पास मौजूद है। आप सोचें कि फैज़ अहमद फैज़ का कलाम हो और गुलाम मुहीउद्दीन ने उसको पढ़ा हो तो क्या ही खूबसूरत होगा। यकीनी तौर पर उनको सुनने से हरमीत एक सहर हमेशा से सुनने वालों पर तारी रहा है, और वो हम भी महसूस करते हैं और ऑडियंस ने भी हमेशा महसूस की है। तो ऐसी शख्सियात को चूँकि हम आज याद कर रहे हैं, तो जिनका अदब से जो बाज़ौक़ हैं, बाशौक़ हैं, उन्हें पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, सुनते भी हैं, और उन्हीं से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। और हरमीत, अगर हम अपनी बात करें, आजकल के नौजवानों की बात करें, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि टैलेंट हमेशा से पाकिस्तानियों में और हमारे अदब से शगफ़ रखने वाले लोगों को हमेशा कोशिश रही है कि सिखाया भी जाए। हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर इन शोरा को, ये वो तमाम अदीब, ये सहाफ़ी जो कि एक ऐसे स्टैंडर्ड सेट करके गए हैं, हमारे लिए यकीनी तौर पर मशले रहा है, और हमारी कोशिश करनी चाहिए कि निसाब में एक खुसूसी हिस्सा इसका हो, ताकि आने वाली जनरेशन को, आने वाली नस्ल को जो है सिखाया जा सके। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और सोहा, अगर हम देखें ये जो इलेक्शन हुआ है तो उसके बाद मुख्तलिफ जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, और ख़ासकर इस वक्त सोशल मीडिया की अगर बात करें, वहाँ पे जो मुख्तलिफ किस्म के क्लिप्स आ रहे हैं, तो एक बहुत सारी चीज़ों के हवाले से बहुत सारे हल्के जो है वो कंट्रोवर्शियल तो बने हुए हैं, लेकिन खासकर जो फाफेन की रिपोर्ट आई है वो तो वाकई दिल दहला देने वाली है। और जो इंकशाफात हुए हैं तो उस पर सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की जितनी भी मीडिया है वो भी सवालात उठा रही है, बल्कि जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया था कि तकरीबन 26 के करीब जो है, जिसमें सेनेटर्स भी हैं, दीगर मेंबर्स भी हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी तशवीश का इजहार किया है। लेकिन हरमीत, अगर हम बात करें प्री इलेक्शन की, तो हम बहुत बात कर रहे थे कि दुनिया का 5वां बड़ा ऐसा जमहूरी मुल्क जिसमें 12 करोड़ से ज़ायद की आबादी जो है अपना वोट कास्ट करेगी, अपना वोट का हक की राय दही इस्तेमाल करेगी। लेकिन अगर रेशो की बात करें जो कि पोस्ट इलेक्शन में हमारे सामने आई है, तो हमने ये रेशो देखी है 6 करोड़ की, मतलब टोटल जो काउंट है 6,05,08,212 वोट कास्ट किए गए हैं, जो कि रेशो बनती है 49%, मतलब ऑलमोस्ट 50%। तो एक बड़ा अच्छा फिगर है जो कि सामने आया है। लेकिन इस रिपोर्ट में मजीद क्या क्या बातें सामने आई हैं, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में वोट को लेकर जो बेयकीनी की सूरत हाल थी वो दौर जो है वो अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। मुसरत कदीम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरपर्सन फावन हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसरत साहिबा, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग।
मुसर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग पब्लिक के लिए। कहिएगा कि एक आम पब्लिक रिव्यू जो है, जो आप तक पहुंच रहा है, जो लोग रिव्यू कर रहे हैं 2024 के इंतखाबात को लेके, और अगर फाफन की इस रिपोर्ट की हम बात की जाए ओवरऑल, तो जो आपके सामने चीज़ें आ रही हैं आप उसे किस तरह से देखती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे सामने जो कुछ आ रहा है वो तो हम आप सबके साथ शेयर कर रहे हैं। पहली हमारी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हमने 10 फरवरी को इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शंस हमने उसको पब्लिक किया, और दूसरा जो है कल शाम हमारी एक और रिपोर्ट आई है। ये जो रिपोर्ट हमारी अभी आई है ये बेसिकली इट्स रिलेटेड टू आरओज की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी जो लीगल रिक्वायरमेंट है, कितना उन्होंने अपने उस जिम्मेदारी को फुलफिल किया है। तो आपने देखा होगा कि हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि वो नोटिस लें जो आरओज हैं जो नॉन अडेयर रहे लीगल रिक्वायरमेंट से, अपनी जो उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको उन्होंने फुलफिल नहीं किया है। तो हम इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट की है मुसरत कदीम साहिबा, एक और चीज नोटिस इसका ले लें। जी, एक और चीज जो सबसे बड़ी बात, एक तरफ तो टर्न आउट की बात की जाए, बहुत बेहतर चीजें सामने आई, लेकिन आपके इदारे की जो रिपोर्ट आई है जिसमें तकरीबन 16 लाख वोट को रिजेक्ट करना, इस पर कितने सवालात उठ सकते हैं, कितने शफाफियत पर सवालात उठ सकते हैं? 16 लाख कम तादाद नहीं है। आप अंदाजा लगा लें, गिलानी साहब के हल्के में 150 से ज्यादा वोटों पे वो जीते हैं, 12 से 13 हजार वोट वहां से रिजेक्ट हुए, 16,000 दूसरी जगह शामिद कुरैशी की साहबजादी के हल्के में हुए हैं। इसी तरह बेपना अगर निकाले तो ये तो बड़ी तादाद बनती है। जी, हमने सबसे पहले फ्लैग किया कि 1.6 मिलियन वोटर्स वोट जो हैं वो जाहिर है कि इंक्लूड नहीं हुए, एक्सक्लूड किए गए हैं काउंटिंग से। और देखिए शफाफियत इलेक्शन की जो होती है वो उसके बहुत से फैक्टर्स होते हैं, हम किसी एक के ऊपर उसका वो बना नहीं सकते, लेकिन वोट का काउंट ना होना, वो महरूम हो जाते हैं वो लोग जिन्होंने बड़ी तगोदे के बाद आए हैं, पोलिंग स्टेशन तक पहुंचे और उन्होंने वोट डाला है, और उनको जो है वो उनकी जो राय है वो समहाउ काउंटिंग में नहीं आ सकी। तो नेचुरली ये भी हम सब के लिए एक कंसर्न है, हम इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कहूँ जो हमने अपने रिपोर्ट में भी बताई है, वो ये है कि फाफिन ने हमारे कोई तकरीबन 6,000 पोलिंग एजेंट्स ऑब्जर्वर्स थे पाकिस्तान में, अक्रॉस पाकिस्तान, और हमने 265 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है वो हमने ऑब्जर्व किया, उसमें एक रेशो हमने ऑब्जर्व किया, उसमें हमने 135 नेशनल असेंबली के हलकों में हमारे ऑब्जर्वर्स को आरओज ने एक्सेस नहीं दी जिस वक्त टेबुलेशन हो रही थी। अब देखें 135 इज अ ह्यूज नंबर आउट ऑफ 165, इट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और उसके मैं आपको एक ब्रेकअप दे दूं, उसमें 78 जो है वो पंजाब की हलके हैं, और 21 जो है सिंध के हैं, 17 खैबर पख्तूनख्वा के हैं, 11 बलूचिस्तान के हैं, और 3 जो हैं वो नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी इस्लामाबाद में। अब इलेक्शन कमीशन ने इंश्योर कराया था कि ऑब्जर्वर्स को थ्रू आउट जो है इलेक्शन प्रोसेस में मतलब एक्सेस होगी और वो बैठेंगे, ठीक है, पहले 1 घंटे से लेकर आखिरी वक्त तक। इसके साथ जो ये 135 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, इसमें तकरीबन 67 वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें इवन कैंडिडेट को और उनके इलेक्शन एजेंट को भी अंदर नहीं आने दिया गया, मतलब ये कि काउंटिंग के दौरान वो भी नहीं बैठे। अब ये हमारा सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि पोलिंग एक जगह, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट टेबुलेशन जब होता है उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो एसेंस है, वो क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करती है इलेक्शन की। तो कहते हैं कि ये जो है ना, दिस इज द एसेंस ऑफ द होल प्रोसेस, क्योंकि टेबुलेशन ही तो आपको इलेक्शन पे जितवाती या हरवाती है। अच्छा मुसर साहिबा, एक आप बात बिल्कुल ठीक कह रही है, ये एसेंस है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें आफ्टर इलेक्शन के जो आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं उन्हें आप किस तरह से देखती हैं? बहुत सारी वीडियोस, पिक्चर्स सोशल मीडिया पे जो सर्कुलेट कर रही हैं, मतलब बहुत सारे उन वोट्स को भी कीप इन माइंड रखा जाए जिनको हमने देखा कि बैलेट पेपर को जलाया गया है, कुछ उठा के ले लिए गए हैं, कुछ को ऐसी आपने ज़ाया कर दिया है, कुछ वोट काउंट नहीं हुए, कुछ ज़ाया हो गए हैं। इन तमाम चीज़ों को कीप इन माइंड रखते हुए अगर हम फाफन की बात करें तो
तो क्या एक रिपोर्ट मुरतब की गई है? अभी तो हम सिर्फ काउंटिंग की बात कर रहे हैं कि टर्न आउट 49% रहा है, इतने वोट है जो कि 12 करोड़ का 6 करोड़ वोट पड़ा है। तो ये जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, इनको रिपोर्ट में किस तरह से देखा गया है, रखा गया है, इसे किस तरह से कंसीडर करेंगे? देखिए, हम तो जो फील्ड में हम देखते हैं हम वो रिपोर्ट करते हैं एविडेंस बेस्ड, ताकि कल हमें कोई चैलेंज ना करते कि ये गलत है सही है। तो हमारी जो रिपोर्ट है इस वक्त तक तो हम सिर्फ जो है जो हमने देखा पोलिंग डे के ऊपर, और उसके बाद जो टेबुलेशन के हमने खुद एक्सपीरियंस किया है हमने वो रिपोर्ट की है। हम हेयरसे पे या सोशल मीडिया को जब तक वेरीफाई नहीं किया जा सकता हम कम से कम नहीं उसके ऊपर बोल सकते। हाँ, हमारी एक प्रॉपर जो रिपोर्ट जो पूरे इलेक्शंस के एलिमेंट्स को, फैक्टर्स को सामने रखते हुए हम बनाएंगे, उसमें अभी वक्त है। और नेचुरली के उसको कंपाइल करने में हमें जो है बहुत डाटा जो एनालाइज करना वो चीज जो हमने देखी, आप लोगों की तो नजर होती है शफाफियत पे इलेक्शन के हवाले से, और जो रिपोर्ट्स वगैरह आप लोग से सामने लेके आए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं कि आप लोगों ने बड़ा ग्राउंड पे जबरदस्त किस्म का काम किया। लेकिन एक चीज हमने जो देखी, जो नीयत थी, यानी अब बहुत सारे फैमिलीज ये शिकायत करती हैं कि हमारे जो बच्चे थे, यानी बेटे का जो वोट है वो इस्लामाबाद के एक हल्के से निकालकर किसी और जगह ले जाया गया, दूसरे का किसी और जगह ले जाया गया, फिर सिग्नल बंद कर दिए गए। तो लोगों का टर्न आउट से क्या खतरा था कि ज्यादा निकलेंगे तो इनको जो है, जो ये सोच रहे हैं कहीं ना कहीं उस पार्टी के या जो हक ये दे रहे हैं अपना हक राय, तो उस पार्टी के इसमें ज्यादा आ जाएगा, जिसकी वजह से इन्होंने सिग्नल भी बंद की और फिर इस किस्म की ये वारदातें भी डाली। तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम उसके ओवरऑल हद-ओ-खाल को देखते हैं कि इलेक्शंस में क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। और हमारी पहले दिन की जो रिपोर्ट है, मतलब 10 फरवरी की, उसमें हमने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने और बहुत से इदारों ने और मीडिया ने पर्टिकुलरली और सिविल सोसाइटी ने बड़ी मोबिलाइजेशन की वोटर्स की कि वो बाहर निकलें और वोट डालें। और वोट रजिस्टर हुए पाकिस्तान में अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ वोट रजिस्टर्ड बिटवीन 2018 एंड 2023। बहुत बड़ी बात है। अब जिस दिन इसका आना था, इस्तेमाल करने वाला था, तो सबसे बड़ा सेटबैक, जैसे आपने कहा कि इंटरनेट जो था वो बंद हो गया, चाहे उसकी कोई भी वजूहात हो, सिक्योरिटी रीजंस हो, लेकिन ये एक आम वोटर के लिए बहुत बड़ा सेटबैक इस तरह था कि मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। मैं 3-4 पोलिंग स्टेशंस गई इस्लामाबाद के अराउंड, और वहाँ पे लोग इतने मायूस खड़े थे क्योंकि उन्होंने उनके पास मोबाइल तो था लेकिन वो एक्सेस नहीं कर पाए थे कि जहां वो गए वहां पर उनका वोट दर्ज नहीं था। अब ये एक चीज लास्टली आपसे जानना चाहेंगे, जो सूरत हाल है, एक तरफ तो फॉर्म 45 की बात की जाए, बहुत सारे जो अमला है जिनसे मेरी बात हुई, जिनके मेरे पास नोट्स भी मौजूद हैं, तो वो कहते हैं कि हमसे जो आरोज हैं वो फॉर्म 45 ऐसे लेके कि सिर्फ साइन हमसे करा के अपनी मर्जी से, ये रिपोर्ट भी आ रही है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन पे तनकीद भी हो रही है और पार्टी डिमांड कर रही है तहरीक इंसाफ के आप इस्तीफा दें फिल 4, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है उसी तरह माजी की तरह डटे हुए, कहते हैं हमने शफाफियत को फोकियत दी है। आप कैसे देखती है इलेक्शन कमीशन का इस वक्त जो रोल रहा है इस पूरे प्रोसेस में? देखिए, इलेक्शन कमीशन एक इदारा है जिसमें ये वो रिस्पॉन्सिबल है कि इलेक्शन को जो है वो ट्रांसपेरेंसी के एलिमेंट को सामने रखते हुए इसको कंडक्ट कराएं। जहां तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की बात है, मुझे लगता है, और जहां हमने देखा, जितने में हमने ऑब्जर्व किया, उन्होंने बहुत, हमने किया इलेक्शन डे वाज परफेक्ट, नॉट परफेक्ट बट इन द सेंस इट वाज क्वाइट ट्रांसपेरेंट, और इसको जिस तरह होल्ड किया गया इलेक्शंस को उस दिन। लेकिन जब आती है बात आरोज के ऊपर, तो मैं एक चीज यहाँ फ्लैग करना चाहती हूँ, ये मैं अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन दे रही हूँ कि मुझे लगा कि जो आरोज हैं, सम ऑफ देम वर नॉट रियली वेरी एक्सपीरियंस्ड, दे डिड नॉट नो हाउ टू हैंडल इट। क्योंकि देखें, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि उनकी कैपेसिटी बिल्ड की, लेकिन मोस्ट ऑफ देम वर फर्स्ट टाइमर्स, मोस्ट ऑफ देम नहीं, सारे के सारे फर्स्ट टाइमर्स थे। अब ये वो प्रोसेस है जिसको समझने के लिए आपको अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी होगी, या इलेक्शन कमीशन को श्योर कराना चाहिए था कि इनकी कैपेसिटी बिल्ड हो, ताकि ये इतने बड़े प्रोसेस को, बहुत बड़ा अमल है, एक बहुत बड़ी मश्क थी पाकिस्तान के, जो इलेक्शन जो थी वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्शन मश्क थी इसके हमारी तारीख में, सियासी तारीख में। तो हमें जो है इसके ऊपर इंश्योर कराना चाहिए था कि एवरीबडी
feel responsive and responsible to this whole process. तो ये यहाँ ठीक कह रही है मुसर्रत साहिबा, आपकी हमें कहीं ना इंश्योर कराना चाहिए था कि हर कोई अपनी इनफरादी तौर पर जिम्मेदारी निभाता, चाहे वो आरओज़ हैं, चाहे वो एक शहरी जो वोट कास्ट करने जा रहा है, चाहे वो अमला है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है। अगर तमाम लोग जिम्मेदारी निभाते तो वो चीज़ें जो अब तारीख में लिखी गई हैं वो इस तरह से हम ना देखते इंतखाबात के बाद। मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। और दो जो भी हुआ हरमीत, इन इंतखाबात तारीख का हिस्सा भी रहेगा और ऑन रैकेट भी मौजूद है। तो जब तक लोग देखते रहेंगे, लोग मजीद इससे अवेयर होते रहेंगे, जो कि अवेयरनेस हमने 2024 के इंतखाबात में देखी भी। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हरमीत, हमने जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की है और जब भी की है तो उसकी वजह से जो हमारी ज़िंदगियों में तब्दीलियाँ आई हैं, ना सिर्फ अगर अपने पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए, बल्कि अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो इसमें एक से बढ़कर एक नई इन्वेंशंस हो रही हैं, जिससे तरीका इलाज जो है वो भी तब्दील हो रहा है। और वक्त जो है, चूँकि हम देखते हैं कि किसी भी बीमारी या किसी भी मर्ज़ की वजह से जो एक मखसूस वक्त दरकार होता है उसके तरीका इलाज के लिए, वो कम से कम तर होता चला जा रहा है। तो अगर हम ऑटिज़म की बात करें स्पेसिफिकली, आज प्रोग्राम में हमने इस सब्जेक्ट पर बात करनी है कि ऑटिज़म एक ऐसा मर्ज़ है जिसको पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इसकी तादाद पिछले चंद सालों में शायद अवेयरनेस की वजह से या केस रिपोर्ट होने की वजह से तादाद हम बढ़ती दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में ऑटिज़म जो है उसका इलाज मुआवजा करने के लिए रोबोट बेस्ड एक इन्वेंशन की गई है AI की मदद से। और ये इन्वेंशन जो है, इसके बाद इसका तरीका इलाज कितना आसान हो जाएगा और कितनी ज़्यादा इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि एक बच्चा जो है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक है, जिसकी मेंटल हेल्थ बहुत वीक है, उसे किस तरह से बेहतर किया जा सकता है और मेंटल कंडीशन को किस तरह से मज़ीद हम एक आम ह्यूमन बीइंग के साथ मैच कर सकते हैं। तो इस पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मोहम्मद अली अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, CEO हेप्रो हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। इस रोबोटिक बेस्ड जो इन्वेंशन है, इसके बारे में बताएगा कि पूरी दुनिया में जो मुतालिया किया जाता है इस फील्ड को लेके, AI को लेके, मेडिकल साइंस को कीप इन माइंड रखते हुए, तो किस तरह से इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। बिल्कुल, अगर हम पाकिस्तान में देखें ना, ऑटिस्टिक बच्चे 1 मिलियन से ज़ायद ऑटिस्टिक बच्चे मौजूद हैं WHO के एस्टिमेट के मुताबिक। रोबोट बेस्ड इंटरवेंशन जो है पिछले 5-6 सालों में इसके ऊपर काफी रिसर्च हुई है और उस रिसर्च में हमने ये फाइंड आउट किया कि काफी ज्यादा इफेक्टिव है रोबोट बेस्ड इंटरवेंशंस। हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो इन बच्चों के अंदर काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट आती है, एम्पावर होते हैं बच्चे बेसिकली। तो वहीं से ही मैंने इस चीज को मतलब पढ़ा, रिसर्च की, देखा कि बाहर ये चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं। वहीं से मेरे पास आइडिया है क्यों नहीं हम पाकिस्तान में जो बच्चे मौजूद हैं ऑटिज्म के, हम उनके लिए ये स्टार्ट करें पाकिस्तान में। तो फिर मैंने इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट की, मैं स्पेशलिस्ट के पास गया, मैं यहाँ पर जो सेंटर्स में मौजूद ऑटिस्टिक बच्चे थे मैं उधर गया, मैंने देखा कि वहाँ पर क्या चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, उनके साथ मिलके एक रिसर्च करी और विद इन 2 ईयर एक रोबोट तैयार किया जो कि इन बच्चों के कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन एंड कॉग्निशन, इनके इन एरियाज में इनकी हेल्प आउट करे। अली बाजी, एक और चीज, जाहिर बात है कि हम ऑटिज्म के जितने भी बच्चे, जितने भी उसमें इस बीमारी लायक होती है, तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से सिम्टम्स हमारे सामने आते हैं। आपने जो फरमाया कि आपने वहाँ पर जाके रिसर्च भी किया, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से खुद बड़ी बारीकी सारी चीज़ों को देखा, तो आपको क्या लगता है ये जो रिपोर्ट है, कौन कौन सी ऐसी इस बीमारी में जो मुख्तलिफ पहलू हैं, चाहे वो तन्हाई में रहना, घबराहट का शिकार होना, दीगर ऐसे मसाइल, तो इसमें किन किन चीज़ों पर ये रिपोर्ट जो है कहीं ना कहीं उनको कंपनी दे के इस मसाइल को हल कर सकता है? बिल्कुल, जैसे रोबोट बेस्ड इंटरवेंशंस है तो बेसिकली ये एक AI रोबोट है, बच्चों से ये कम्युनिकेट कर सकता है इंग्लिश के अंदर भी, उर्दू के अंदर भी, क्योंकि हम पाकिस्तान में उर्दू भी बोलते हैं तो हमने इसके अंदर उर्दू भी इनकॉर्पोरेट की है। बाकी काफी ज्यादा लर्निंग फीचर्स हैं, जैसे इन बच्चों को लर्निंग करने में प्रॉब्लम्स आती हैं तो बेसिकली रोबोट एज अ टीचर के तौर पे भी रोल प्ले करता है और एज अ थेराप्यूटिक टूल भी है। इसके अंदर हमने काफी इमोशनल रेगुलेशन की एक्सरसाइजेस रखी हैं, क्योंकि इन बच्चों को प्रॉब्लम ये होती है कि ये इमोशंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, बॉडी लैंग्वेज को रीड नहीं कर पाते, तो
काफी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हमने रीड आउट करके एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल फीचर्स में कन्वर्ट किया है कि बच्चों की हेल्प आउट हो सके उससे। और रोबोट ना सिर्फ ऑटिज्म केयर के लिए यूज हो सकते हैं, बल्कि एज अ एजुकेशनल टूल के लिए भी यूज हो सकते हैं इन द स्कूल लर्निंग। रोबोट इज द अच्छा, अब फ्यूचर। अलीपा जी, एक और चीज जो आपने फरमाया कि उनकी जो तबीयत है उसमें बहुत सारी चीजों का बदलाव बहुत जल्दी आता है, यानी वो हंसते हैं तो दोबारा दुख में मुब्तला हो जाते हैं, कंपनी में होंगे तो अचानक तन्हाई में चले जाते हैं। इन सारी चीजों को आपने जो रोबोट एआई की मदद से आप लोगों ने जो बनाया है, तो इससे ये सारी चीजें जो हैं बड़ी आसानी से हो रही हैं या इस पर अभी भी काम बाकी है सर? बिल्कुल, ये टाइम टू टाइम जैसे हमारा रोबोट है, हम इसको कस्टमाइज करते हैं, इवॉल्व करते हैं, काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट अपडेट्स आती हैं। हम इसको सेंटर्स में लेके जाते हैं, टेस्ट करते हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं ऑटिज्म के कंसल्टेंट्स हैं, हम उनके साथ बैठ के चीजों को डिस्कस करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, लूप होल्स को फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, तो हम इस तरह से ये चीज करते हैं। अभी हमारा रोबोट ऐसे स्टेज पर है कि वो बच्चे के इमोशंस को आइडेंटिफाई खुद करता है, वो उनसे बातचीत करता है, उनके साथ काफी सारे एजुकेशनल गेम्स हैं, वो उनके साथ खेले जा सकते हैं। तो इनकी 3 एरियाज में इस आउट हो रही है अभी। अलीपा जी, एक और चीज, सोहा आपने देखा होगा एक फिल्म आई थी, बड़े मजे की फिल्म थी, जिसमें बच्चे जो खौफजदा होते हैं, खौफ में मुब्तला होते हैं, उनके खौफ को कैसे खत्म करना है, उसमें बड़ा जबरदस्त किस्म का रोल होता है एक हीरो का। अलीपा जी, एक और चीज इसमें अगर हम देखें, ये बच्चे ज्यादा खौफजदा भी होते हैं, डरे सहमे भी होते हैं, इनका जो खौफ है वो किस तरीके से दूर किया जाता है? क्या उसके लिए भी इसी रोबोट की मदद ली जाती है और उसका कितना फर्क पड़ा है? बिल्कुल, जैसे आपने कहा, इन बच्चों के अंदर हाइपर एक्टिविटी होती है। बेसिक ऑटिज्म माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर लेवल्स हैं ऑटिज्म के, तो हर बच्चा एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम में होता है। तो बेसिकली हमने रोबोट को इस तरह डिजाइन आउट किया है कि हमने कुछ ना कुछ कैटेगरीज के लिए बच्चों के लिए चीजें रखी हैं। अब जैसे कि कामिंग डाउन एक मॉड्यूल है हमारे रोबोट में, जिससे कामिंग वीडियोस हैं, बच्चे उसको देखते हैं तो बच्चों की हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होती है, उनकी एंजाइटी रिड्यूस होती है, वो कम फील करते हैं। तो बच्चे जितना ज्यादा रिलैक्स आउट होते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा इन गैजेट से इनको एम्पावर किया जाए, सपोर्ट किया जाए। अच्छा अली, आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन चले हम अगर इसको कंसाइज करें, नॉटशेल करें, तो ऑटिज्म में मुब्तला जो बच्चे हैं वो सिर्फ आइसोलेशन पसंद करते हैं, डरते हैं, अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते। जैसे आपने हाइपर एक्टिव होने की बात की, तो ये चीज़ें जो हैं या तो घर में मौजूद वालिदैन समझ सकते हैं, या अब एक चंद एक स्कूल जो मौजूद है पाकिस्तान में, वहाँ पर ये ट्रेनिंग दी जाती है असातिज़ा को भी और माँ बाप को भी कि आपने ऑटिज्म वाले बच्चे को किस तरह से डील करना है। लेकिन अगर ये रोबोट्स की बात करें, आप भी कंपनी को ऑन कर रहे हैं, तो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में प्राइवेट इदारे ऑटिज्म के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनसे कोई कोलैबोरेशन या उनसे कोई राब्ता हुआ इस हवाले से? कि अगर हम बात करें थैलेसीमिया की, तो आपको पता है इस हवाले से कितना अच्छा पाकिस्तान में काम हो रहा है, तो बच्चों के लिए खास तौर पे कौन से ऐसे, अगर हम हुकूमती इदारों की बात करें या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो किस तरह से इसको डिलीवर किया जा सकता है रोबोटिक बेस्ड इस इन्वेंशन को? बिल्कुल, जैसे कि जो मेरी कंपनी है हैप्रो, हमने हर ऑर्गेनाइजेशन को खुद से रीच आउट किया है कि पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने सेंटर्स हैं, वो हमारे साथ कोलैबोरेशन करें, इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा यूज करें। जब बाहर ममालिक में ये टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो क्यों नहीं हमारे बच्चे भी उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए एम्पावर हों और स्किल्स अपनी इंक्रीज अप करें। तो हमारी काफी से बातचीत चल रही है ऑर्गेनाइजेशन से, और मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट भी जो है इसमें हमें सपोर्ट करे, अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा फैलाने में। ये इनिशिएटिव अगर आपकी तरफ से लिया गया अली, दैट्स रियली गुड। लेकिन चूंकि हम जब ऑटिज्म की बात करते हैं, तो आपको पता है बॉलीवुड में इस पर बहुत मूवीज भी बनी है, ताकि लोगों को कम से कम अवेयर किया जा सके। व्हेन इट कम्स टू हॉलीवुड, तो हॉलीवुड में भी आपको पता है एक रोबोटिक बेस्ड, अगर हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बात की जाए, तो मूवी जो मुझे याद आ रही है द बिग हीरो 6, क्योंकि मुझे लगता है कि एक इंस्पिरेशन आप लेते हो कहीं ना कहीं से ना, कि आपने व्हेन यू स्टार्टेड, तो जब आपने इसको करना शुरू किया, तो फ्रॉम वेयर यू गॉट दिस आइडिया कि मुझे ये करना चाहिए ऑटिज्म के बच्चों के लिए, खास तौर पे या हेल्थ सेक्टर में? यस, बेसिकली एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज थी दी गुड डॉक्टर। ओके।
वहीं से मुझे आइडिया हुआ ऑटिज्म के बारे में। मैंने थोड़ा सा रीड आउट करना मैंने रीड आउट करना शुरू किया ठीक है। और मेरा रोबोट बनाने का बहुत इंटरेस्ट था। तो मैंने देखा कि ये जो मेरे रोबोट वाला इंटरेस्ट है और इससे काफी ज्यादा अलाइन हो रहा है, और हमेशा सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना और सोशल वर्क को मुझे बहुत ज्यादा वो काम अपीलिंग लगता है। तो अली पाजी एक और चीज, आप इंस्पायर हुए और जबरदस्त किस्म, जारी बात है, सोहा ने भी सही बात की कि कहीं ना कहीं आप मोटिवेट हो जाए, कहीं ना कहीं आप इंस्पायर हो जाते हो और फिर आप कहते हैं ये काम मुझे करना है। अब अगर हम देखें पूरी दुनिया में 10 जो मर्द हैं उनके मुकाबले में एक खातून जो है उसमें ऑटिज्म वो शिकार होती है। पाकिस्तान में ये रेशो, क्योंकि आपने रिसर्च किया है, आप इस चीज को चला रहे हैं, तो इस क्या देखते हैं कि वो जो सर्विस है उसमें खवातीन पाकिस्तान की उसमें तादाद बढ़ रही है या उसी तरह कम है जो पूरी दुनिया में कम है? क्योंकि एज सच सर्विस कंडक्ट होते नहीं है पाकिस्तान में, तो एग्जैक्ट नंबर देना मुझे एग्जैक्ट नंबर मालूम नहीं है, बट वर्ल्ड ग्लोबली ऑटिज्म का रेट इंक्रीज हो रहा है। और पाकिस्तान में भी जो आगा खान एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने एक सर्वे किया था कि आफ्टर एवरी 66 चिल्ड्रन देयर इज अ वन ऑटिज्म इन पाकिस्तान। तो हर 66 बच्चे के बाद एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार है पाकिस्तान में। दैट मीन्स कि पाकिस्तान में मोर देन 2 मिलियन बच्चे ऑटिस्टिक मौजूद हैं जो कि वक्त पे डायग्नोज नहीं हो पाते। अच्छा अली, एक और चीज अगर पाकिस्तान की बात करें अली, तो आपको पता है कि बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स जो हैं वो हमारे पाकिस्तान में, अगर वो कोविड की बात करें व्हेन इट कम्स टू ऑटिज्म या थैलेसीमिया, तो बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स उस तरह से नहीं है पाकिस्तान में। लेकिन दैट साउंड्स रियली गुड अली कि आप पार्ट नहीं हो मेडिकल का, आप डॉक्टर नहीं हो, लेकिन आप मेडिकल साइंस में इस तरह की चीज़ें इन्वेंशन करने की कोशिश करें उससे डॉक्टर्स को भी हेल्प हो सके। सो आई जस्ट वांट टू नो कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। हेल्थ सेक्टर में मसाइल बहुत सारे हैं, वैक्यूम बहुत सारा है, जरूरत बहुत सारी चीज़ों की है, तो आपका क्या प्लान है इस हवाले से? और डॉक्टर्स का जो रिव्यू है खासतौर पे इस रोबोटिक बेस्ड इन्वेंशन से, वो क्या है? आई जस्ट वांट टू नो दिस। बिल्कुल, इसकी जो हमने पूरी डेवलपमेंट की है इसके अंदर हमने डॉक्टर्स को ऑन बोर्ड लिया है, थेरेपिस्ट को ऑन, उन्होंने हमारी वॉलंटियरली इसके अंदर बहुत सपोर्ट किया है। और मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि हम हमारी कंपनी जो है ऐसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करें जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हो। और हमने एक पहला इनिशिएटिव टिमटिम से लिया है। टिमटिम रोबोट जो हमारा है ऑटिज्म के लिए भी है, वो बिल्कुल स्कूल लर्निंग के लिए भी यूज हो सकता है, उसमें काफी ज्यादा कस्टमाइजेशन हो सकती है, ठीक है, काफी ज्यादा फंक्शनैलिटी है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन हमसे जो है वो कोलैबोरेट करें, इसमें हमें सपोर्ट करें, हम इसको बहुत ज्यादा जो है वो आगे लेके जा सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ मुझे ये बता दें अली कि आप जब कस्टमाइज की बात करते हैं तो ये जो टिमटिम है, बल्कि हम शुरू में बताना भूल गए कि बेसिकली ये जो रोबोटिक बेस्ड इन्वेंशन है जिसमें ऑटिज्म के बच्चों का इलाज किया जाएगा, मेंटल हेल्थ बेहतर की जाएगी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर किया जाएगा, तो ये जो रोबोट है इसका नाम टिमटिम रखा है। नाम वैसे रियली क्यूट। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये भी इंस्पिरेशन आपने कहाँ से ली है? लेकिन ये जो टिमटिम की बात करें, आपने कहा ये कस्टमाइज है, और किस तरह के इलाज मुआवजे हैं जिसमें इसको यूटिलाइज किया जा सकता है अगर इसके फंक्शंस को जो आपने इसके अंदर रखे हैं उसको हम चेंज करें या मोल्ड करें थोड़ा सा? बिल्कुल, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट देखें तो चाइल्ड की डेवलपमेंट पे काम हो रहा है। अब जैसे नॉर्मल है हम की भी स्ट्रेंथ्स पे काम कर सकते हैं क्योंकि स्टेम एजुकेशन बहुत ज्यादा प्रमोट हो रही है आजकल। तो बच्चे जो है नॉर्मल बच्चे जैसे उनकी साइंस, मैथ्स, काफी सारे सब्जेक्ट्स में हेल्प आउट हो सकती है रोबोट के जरिए। तो बेसिकली रोबोट एक नॉर्मल चाइल्ड के लिए भी उनकी एजुकेशन में काफी ज्यादा रोल प्ले कर सकता है, ना सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, बिकॉज रोबोट एक ऐसी चीज है जिससे बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं, उनका एंगेजमेंट लेवल बहुत ज्यादा होता है और उस सेशन में फोकस बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा अली पाजी, एक और चीज आपने देखा होगा कि आपने काम किया, आप काम कर रहे हैं और बहुत, मैं समझता हूं कि एक ऐसा काम है जो जरूरत है कि बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन आप जैसे नौजवान स्टैंड ले रहे हैं सारी चीजों पे।
एक चीज जहां पे ये सहूलियात नहीं है, आप देखें कि हमारे मुल्क में आपको पता है कि एआई, आप जैसे नौजवान बहुत पहली बार आए तो हम आपको टेलीविजन की स्क्रीन पर ले आए, लेकिन बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे शहरों में ये बच्चे बड़े मासूम भी होते हैं, ये बच्चे सहमे भी होते हैं, खुश भी रहते हैं, हंसते मुस्कुराते भी हैं, पल भर में रोना भी शुरू कर लेते हैं। क्या वालिदैन को आप क्या कहेंगे, क्योंकि इनको टीज करना जो है, हम गली मोहल्लों में लोग देखते हैं, इनको लोग टीज भी करते हैं, तो क्या ऐसा होना चाहिए कि कम से कम ये बच सकते हैं इस खौफ से, अपनी नॉर्मल थोड़ी बहुत जो जिंदगी है वो जी सकते हैं? जी, बड़े पाकिस्तान में बड़े अफसोस की बात है कि लोग जो है इन्हें ज़हनी मरीज समझ लेते हैं, बट अगर हम देखें इनके इलाज में, इनके ट्रीटमेंट में सबसे ज्यादा सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। तो सपोर्ट के साथ, केयर के साथ अगर हम इनको लेके चलें तो अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत सी स्किल्स प्रोवाइड की होती है, इनके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ होती है, दे आर टैलेंटेड। अगर हम इनको एम्पावर करें तो ये नेशन को बहुत हायर स्टेज के ऊपर सर्व कर सकते हैं। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। मोहम्मद अली अब्बास हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी ज़बरदस्त और गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी अप्रिसिएशन, बिकॉज इनमीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे यंगस्टर्स का, उनके ब्रेन्स का, जो कि यूटिलाइज़ करके ऐसी इन्वेंशंस करें जो कि एक तो एआई बेस्ड है, दूसरा मेडिकल फील्ड की अगर हम बात करें खासतौर पर तो उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, तो उन तमाम बच्चों के लिए काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक टिपिकल तरीका इलाज से निकल कर आप एआई को कीप इन माइंड रखकर अगर इस तरह के इलाज मुआवजे के तरीके जाते जाते बड़ी खूबसूरत बात की और मुझे वो पसंद भी आई। हमने, आपको याद है एक दौर ऐसा था कि जितने भी नाबीना अफराद थे उनसे सिर्फ भीख मांगी जाती थी, या उनको आप देखें, चाहे वो क्रिकेट में है, चाहे वो हर जगह से वो अच्छी तरीके से वो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो सबके सामने। इसी तरह हर तरफ में अगर किसी को रब ने मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला किया तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी सलाहियतें दी हैं जिससे मुल्क का भी फायदा हो सकता है, उस घर का भी फायदा हो सकता है, उस फर्द का भी फायदा हो सकता है। तो ये बड़ा अच्छा मैसेज जाते जाते जो उन्होंने दिया। बिल्कुल ठीक। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।